अस्सलाम वालेकुम। आज हम बजटिंग के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कई न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी जो पास पेपर्स के जो मैंने सॉल्यूशंस वगैरह किए हैं उसमें मैं करवा चुका हूँ, लेकिन थ्योरेटिकल ये पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को नहीं करवाया, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवा रहा हूँ। ठीक है। कैपिटल बजटिंग से मुराद क्या है? कैपिटल बजटिंग बेसिकली आपका एक प्रोसेस होता है, कुछ मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए से आप ये मालूम करते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पैसा लगाना है, कोई नया प्रोडक्ट खोलना है, कोई एक्सपेंशन करनी है, कुछ भी करना है, वो फ्रूटफुल साबित होगा या नहीं होगा, यानी कि उसमें से आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कहीं भी किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एट द एंड ऑफ द डे उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न यही होता है कि आपको उस पर रिटर्न मिले। तो ये कैपिटल बजटिंग जो है वो आपकी इसलिए की जाती है ताकि आपको पता चले कि आपका जो ये क्या आपको नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है, और कौन सी करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 3 नए प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये आपको प्रोसेस बताएगा कि उन तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस प्रोजेक्ट में होने वाला है। ठीक है। अब इसके कई मेथड्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो हम लोग ये 4 मेथड्स ही देखते हैं। ठीक है। एक हो गया पे बैक पीरियड, दूसरा हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को करवाता रहा हूँ, आपको याद होगा। इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न तीसरा हो गया, और चौथा हमारे पास हो गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। चलें एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पे बैक पीरियड। ठीक है, पे बैक पीरियड जैसे कि इसका नाम है, कितना टाइम लगेगा हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कितने सालों के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, इसका कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है? सिंपल है, कोई भी आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है। काफ़ी सारी जो लोग होते हैं जिनको इमीडिएट देखना होता है कि क्या कोई प्रोजेक्ट हमारा फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, उसमें हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो वो आपका पे बैक पीरियड ही करते हैं, क्योंकि ये फ़ौरन से आपका हो जाता है और इमीडिएटली आपको बता देता है कि कितने अरसे के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर होगी। मोस्टली मैनेजमेंट के जो लोग भी होते हैं, जब मीटिंग्स वगैरह हो रही होती हैं, इमीडिएट उनको देखना होता है, तो वो यही सबसे पहले मेथड आपका यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए। उसके बाद उस पर फर्दर फिर जो आपके फाइनेंस के लोग हो गए और इस तरह के जो आपके स्किल्ड वाले बंदे हो गए, वो आपके एनपीवी वगैरह लगा के उसको मज़ीद एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। तो एडवांटेज इसका यही है कि सिंपल होता है और ऑफन यूज में लिक्विडिटी इज़ अ कंसर्न। मैनेजमेंट के लिए लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनके उनको पता होना चाहिए कि उनके पास कब पैसा मौजूद होगा, कब उनका पैसा रिकवर होगा। मैनेजमेंट का सबसे जो आपकी बिज़नेस के जितने भी बड़े होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनका मेन जो कॉन्सेप्ट होता है यही होता है कि कितने अरसे में हमें हमारा पैसा वापस मिल जाएगा बिज़नेस से। ठीक है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं होता। आप लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हुए होंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे पूरा मैंने एक चैप्टर डाला हुआ है। मैं दोबारा वो सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन एक शॉर्ट उसमें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि जिन लोगों ने ये वो नहीं देखा लेक्चर, ताकि उनको भी समझ में आ जाए। इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से आपकी जो पैसों की कदर है वो कम से कम हो जा रही है। इसका मतलब ये है, आज के 1 लाख रुपए की जितनी कदर है, 1 साल के बाद उतनी कदर नहीं होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है, आपकी वैल्यू जो पैसों की कदर है वो आपकी टाइम के साथ साथ गिरे जा रही है। आपने देखा होगा कुछ सालों पहले तक आपकी जो सैलरीज थी, अगर वो 30,000, 40,000, 50,000 होती थी, तो आप अपने घर आराम से सुकून से चला सकते थे। अब 1 लाख की भी जिनकी सैलरीज हैं उनको भी मुश्किल हो रही है। उसका रीज़न क्या है? पैसों की कदर कम से कम होए जा रही है, महंगाई आपकी बड़े से बढ़े जा रही है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है, यानी कि आज के 1 लाख कल के 1 लाख के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आगे मज़ीद इसको चीज़ों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स पे कर लेते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है, मेन जो बुक के न्यूमेरिकल्स है वो आखिर में करेंगे, ये छोटी छोटी जो एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। अब इसमें देखें, ये ईयर्स दिए हुए हैं
01234, ठीक है। ये इनिशियल आपकी कैश फ्लो है, बेसिकली ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। और ये आपके एक एक करके आपको कैश फ्लो हर साल मिलते जा रहे हैं। आप पेबैक पीरियड किस तरीके से निकालोगे? ईयर 0 में आपके पास क्या है? -1 लाख है। 1 साल के बाद आपको 34,432 पैसे मिले, तो आप क्या कर दोगे? वो जो है पैसे वो आप इसमें ऐड कर दोगे। अब आपके पास कितना है नेट? आप -65,568 में हो। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, 1 लाख में से 34,432 को निकाल दिया, ठीक है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, उसमें से मैंने ऐड कर दिया 34,432 को, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 65,568, बट इन नेगेटिव, ठीक है। अगले साल 39,530 मिले, वो जब मैंने इसके अंदर ऐड किया तो मेरे पास कितने बचे? 26,038। उसके अगले साल मुझे 39,359 मिले, जब वो मैंने इसके अंदर ऐड किए तो अब मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है कि 2 साल और 3 साल के दरमियान जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जैक्ट अगर मुझे निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा? 2 साल तो मुझे यहाँ पे हो गए, ठीक है, तो ये 2 साल मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस, ठीक है। और ये मेरी कितनी वैल्यू थी यहाँ पे लास्ट? 26,038, ये मैंने न्यूमरेटर में लिखा, और डिनोमिनेटर में मैं कितने लिखूंगा जो मुझे मिलने वाले हैं? 39,359, ठीक है। मैंने किस तरीके से किया? 2 साल तो मेरे यहाँ पे पूरे हो गए, 2 साल के बाद प्लस कर दिया मैंने, जो मेरी उस वक्त वैल्यू थी कितनी थी बची हुई? माइनस में 26,038, ठीक है। और मुझे मिले कितने? 39,359। इस पूरे का आंसर मेरे पास हो जाएगा 0.66। तो मैं ये लिख दूंगा कि 2.66 ईयर्स में मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। ये बेसिकली आपका क्या करता है? ये आपके जो कैश फ्लोज होते हैं उनको डिस्काउंट करता है और आपकी इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देता है। डिस्काउंट कैश फ्लोज का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो? आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0, 1, 2 ये आपके ईयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको कैश फ्लो मिल रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि आज जो है 1 लाख है, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे 1 लाख मिलेगा वो 1 लाख और ये वाला 1 लाख जो है वो बराबर नहीं होंगे, तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको डिस्काउंट करूँगा उसकी वैल्यू पे लाने के लिए, ठीक है, कि 1 लाख की वैल्यू कल को क्या होगी, ठीक है। हो सकता है 99,000 हो, ठीक है। 2 साल के बाद 1 लाख की वैल्यू क्या हो सकता है? 96,000 हो, ठीक है। 1 लाख की 3 साल के बाद क्या वैल्यू होगी? हो सकता है 94,000 हो, ठीक है। तो 1 लाख मैं नहीं लिखूंगा, मैं उसको क्या कंसिडर करूंगा? मैं ये वैल्यूज़ कंसिडर करूंगा। क्यों? क्योंकि 1 साल, 2 साल और 3 साल के बाद मेरे 1 लाख की वैल्यू जो है वो गिरे पे गिरे जा रही है, ठीक है। ये आपका कहलाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। कैश फ्लोज को, जो आपके कैश फ्लो हर साल मिल रहे हैं उनको डिस्काउंट करना, ठीक है, उसकी असली वैल्यू पे लाना, इसको आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहलाता, इसको आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहते हैं। अब एनपीवी का फॉर्मूला भी यही है। एनपीवी वही आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने ले ली, बस इसमें आप यहाँ पे फ़र्क कर रहे हो। पेबैक पीरियड में आप सिंपली कैश फ्लोज जो थे उनको ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हो? डिस्काउंट कर रहे हो, उनको अपनी असली वैल्यू पे ला रहे हो। आपका जो भी कैश फ्लो मिल रहा है, जैसे 1 लाख का है, आप उसको किस तरीके से डिस्काउंट कर रहे हो? 1 प्लस डिस्काउंट रेट, और ये आपका जितने साल के बाद मिल रहा है, 1 साल के बाद मिल रहा है 1, 2 साल के बाद मिल रहा है 2, 3 साल के बाद मिल रहा है 3, जो भी होगा वो आपका यहाँ पावर में आ जाएगा, और ये जो है ये आपका डिस्काउंट रेट कहलाएगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज तो भाई सबसे बड़ा यही है कि ये आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, और उसका आपका रीज़न यही है कि ये सबसे सही वैल्यू आपकी बताता है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका क्या है? डिस्काउंट रेट इशू। डिस्काउंट रेट इशू से मुराद ये है, देखें ये जो रेट है ना,
ये आप क्या सेट करते हो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो बंदा कैलकुलेशन कर रहा होगा ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आपने हर चीज़ के लिए एक ही आपने कंसिडर किया है, ये ऐसा कोई थ्योरेटिकल वो नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपीरियंस पे, आपकी इन्वायरमेंट पे, इन सारी चीज़ों पे, आपकी पॉलिसी रेट क्या चल रहा है, आपकी इन्फ्लेशन क्या चल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स पे ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं कि ये इशू है, क्योंकि देखें ये आपका ऊपर जो होती है ये न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे जो होती है ये डिनोमिनेटर कहलाता है, ये आपको सबको पता होगा। अब आप ये भी जानते हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी आप बढ़ाते रहेंगे न्यूमरेटर की वैल्यू आपकी कम होती रहेगी। अगर मैं इस डिस्काउंट रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूंगा तो मेरे कैश फ्लो की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, और अगर मैं इसको बिल्कुल छोटा कर दूंगा तो इसकी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इसलिए मुझे बड़ा ध्यान से ये कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एक एक पर्सन की वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका एक इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेट करने में, ये पूरा जो नीचे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू पेबैक पीरियड थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलें इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लेट्स से अ कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट 50,000, तो ये हमने एनपीवी में क्या कर दिया, -50K कर दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम हमेशा एनपीवी में माइनस से लिखते हैं, ठीक है। इन अ प्रोजेक्ट दैट विल जनरेट कैश फ्लोज ऑफ 20,000 फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20,000 को हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट किस तरह से करेंगे, 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट इज़ 10%, तो 0.1 हमने लिख दिया, और होल करके हमने पावर लिख दिया कितने साल बाद। पहले साल 20,000 मिल रहा है तो 1 कर दिया, दूसरे साल 2 कर दिया, तीसरे साल 3 कर दिया। सेम वैल्यू क्यों लिखी है, क्योंकि उसने बोला है कि भाई 20 साल आपको 3 साल तक मिलेगा, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, ठीक है। -50 आप पहले लिखें बाद में लिखें, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। अब आप ये देखें कि 20,000 की जो आपका 20,000 आज जो है उसकी एक साल के बाद क्या वैल्यू होगी एज़ पर दिस डिस्काउंट रेट, 18,000 के करीब की हो जाएगी। 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,500। 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000। देखा ये करने का फ़ायदा क्या हुआ। अब इसमें से जब आपने ये तीनों कैश आपके फ्लोज जब आपने ऐड किए -50,000 में, तो आपकी वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है। अब ये देखें, अगर आप सिंपल पेबैक पीरियड आप कंसिडर करते तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, -50K की थी, और आपको मिल कितने रहे, 20,000 फॉर 3 ईयर्स, यानी कि 20,000 20,000 20,000, ये 20 40 और 60, यानी कि आपका 10K आपका बच रहा है एज पर द पेबैक पीरियड, ठीक है। लेकिन पेबैक पीरियड आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कंसिडर नहीं करता, इसलिए हम लोग एनपीवी यूज़ करते हैं, बिकॉज एज पर द एनपीवी दिस प्रोजेक्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है एक ऐसा डिस्काउंट रेट जहाँ पे आपकी एनपीवी की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स इक्वल टू कैश फ्लो, ठीक है। यानी कि आप एनपीवी इसी तरह आपकी होती है ना, आपने माइनस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स किए और आपने सारे कैश फ्लोस डिस्काउंट करके, ये डिस्काउंट हो रहे हैं आपके कैश फ्लोस, ठीक है। और ये आपके एनपीवी 0 कब हो जाएगी, जब आपके तमाम जो आपके कैश फ्लोज आपके मिल रहे हैं ये आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएंगे। तो आपका IRR बेसिकली आपका वो डिस्काउंट रेट होता है, डिस्काउंट रेट यहाँ पे जो R यूज़ होता है, ठीक है। ये बताता है वो आपका रेट जहाँ पे आपके एनपीवी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, एक तो यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये भी कंसिडर करता है, ठीक है। दूसरी बात ये आपके प्रोजेक्ट का आंसर जो है वो परसेंटेजेस में देता है, परसेंटेजेस में देता है तो आप इजीली दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक इशू इसके अंदर ये है कि ये मल्टीपल IRR कुछ सिनेरियोज में कुछ केसेस में देता है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये सब चीज़ें तो मैं डीपली नहीं कर रहा, लेकिन इन इजी वर्ड्स में आप लोगों को इस तरह से ये समझा देता हूँ कि जैसे हमने देखा है कि हम पहले माइनस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम कंसिडर करते हैं कि जितनी भी हमारी कैश फ्लोज हैं वो पॉजिटिव हमारे पास आ रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता, इसमें IRR आपको बिल्कुल सही आंसर देगा। लेकिन
ऐसा कोई केस है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगा, फिर आपका कैश फ्लो मिला, फिर आपका कैश फ्लो मिला, फिर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट लगी यानी कि माइनस ऑफ कैश फ्लो आपका चला गया, फिर आपका पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ 2-3 साल तक, फिर आपका माइनस ऑफ कैश फ्लो, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी तो माइनस ऑफ कैश फ्लो आपका लगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कैश फ्लोज हैं वो ऊपर नीचे आपकी हो रही है। इन सच अ सिनेरियो आपका जो IRR है वो आपको 2 या 3 वैल्यूज़ आपको देगा। ठीक है, तो वो आपको अगर आइडिया नहीं हुआ तो ये आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, इसलिए इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आपके जो कैश फ्लोज हैं वो आपके पॉजिटिव ही रहें। और प्रैक्टिकली ये चीज़ मुश्किल होती है क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके प्रोजेक्ट्स की एक्सपेंशन हो रही होती है, नए प्रोडक्ट्स आपके लॉन्च हो रहे होते हैं, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिकली आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट आपके प्रोजेक्ट्स के दरमियान चल ही रहे होते हैं, तो इसलिए IRR यहाँ पे फेल हो जाता है, या फिर आपको बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है कि कौन सा IRR आपका सही यूज़ हुआ। इसलिए हम हमेशा NPV को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक वो दिया हुआ है कि ये आपके कैश फ्लोज आ रहे हैं, ठीक है, 3 साल तक। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है। ठीक है, अब ये आपका बता रहा है कि NPV, यहाँ भी ये NPV आपका हो गया। ठीक है, NPV इज इक्वल्स टू 0। NPV कब आपका 0 देगा? जब आपका डिस्काउंट रेट जो है वो आपका 12.988 एग्जैक्ट होगा। ठीक है, तो IRR क्या हो गया? वो डिस्काउंट रेट, ठीक है, जहाँ पे आपके NPV की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इससे ऊपर अगर डिस्काउंट रेट जाएगा तो NPV की वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और अगर इससे नीचे रहेगा डिस्काउंट रेट तो मेरे NPV की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसी तरह देखें, ये इसने बताया हुआ है कि एक कंपनी का जो है रिटर्न जो है वो 10% आ रहा है। ठीक है, तो क्या प्रोजेक्ट उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि आपका IRR जो है वो आपका स्टिल हायर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। IRR आपका कितना है? 12.988% है। ये आपकी वैल्यू जो है ज़्यादा है आपके 10% से। ठीक है, ये इवन आपका 12.9 भी होता, 91 होता, 92 होता, 93 होता, ठीक है, तो भी ये आपका एक्सेप्टेबल होता, क्योंकि आपकी ये वैल्यू बड़ी, आपको पता है कि इस वैल्यू तक जब जाएगा तो NPV 0 आएगा। इसके अलावा जो भी आपका जा रहा है उस केस में आपका NPV की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करें।